हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल आईक्यू मंत्रा पर। स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साथ साथ और भी तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियो बहुत ही आसान भाषा में आपको मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 महाजनपद के बारे में। तो जैसा कि हिस्ट्री का अगर एक एंशिएंट हिस्ट्री का अगर आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर निकालेंगे तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री आती है, जिसमें कि सबसे पहली जो सभ्यता आती है वो इंडस वैली सभ्यता आती है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता आती है। उसके बाद हम देखेंगे, जब हम आगे मूव करेंगे तो फिर हमारे पास आते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है, वैदिक सभ्यता। उसके बाद जब वैदिक सभ्यता खत्म हो रही होती है उस समय हमारे पास जो हमारी जो सिविलाइजेशन स्टेब्लिश हो रही होती है वो छोटे-छोटे ट्राइबल ग्रुप्स में स्टेब्लिश हो रही होती है और जिन्हें हम क्या कहते हैं, जन कहते थे। ठीक है? अब वो जो जन थी, जो वैदिक सिविलाइजेशन में एक छोटे ट्राइबल समूह या एक छोटे विलेज के रूप में जाने जाते थे, विलेज के रूप में निवास करते थे, वो धीरे-धीरे अपने जन को जनपद में बदलना शुरू कर दिए। यानी कि एक जो छोटा एक जो एरिया था उसको एक बड़ा टेरिटोरियल एरिया में बदलने लग गए। और इसके समय की अगर बात करें तो ये जो समय था, इसका जो क्रॉनिकल ऑर्डर था वो 600 से लेके 325 बीसी तक इसका समय माना जाता है कि इस बीच में जो जनपद थे या जो छोटे-छोटे जन थे वो महाजनपदों में बदलना शुरू हो गए। अब ये बड़े जनपद थे तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि ये क्या होते थे, लार्जर होते थे, पावरफुल होते थे और इमर्ज्ड इन नॉर्थ इंडिया में। मेनली जो भी हमारी जो स्टार्टिंग की जो सिविलाइजेशन थी, वो जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, तो हमारे वो पाकिस्तान बॉर्डर और गुजरात इस एरिया में इंडस वैली, इंडस रिवर के आसपास। और उसके बाद धीरे-धीरे जो सिविलाइजेशन थी वो हमारी गंगा यमुना के बैंक के किनारे, गंगा यमुना नदी के किनारों पे वहाँ पर सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश होना शुरू हुई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको पानी अच्छा मिल जाता था, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ अच्छी मिल जाती थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो वहाँ पे एस्टेब्लिश होना शुरू किए थे। इसीलिए ज़्यादातर जो भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी वो नॉर्थ इंडिया में ही देखने को मिलेगी। और मैंने बता दिया आपको कि जो छोटे-छोटे ट्राइबल समूह थे वो अब बड़े होने लग गए थे, तो लार्जर स्टेट्स बनने लग गए थे। समय मैंने बता दिया 6th सेंचुरी बीसी। इसके बाद इसका जो सोर्स है कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जो ये एग्ज़ाम्स के रिलेटेड में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूछा गया हुआ है कि 16 महाजनपद की जानकारी आपको किससे मिलती है, कौन से सोर्स से मिलती है? तो ये आप लोग ज़रूर याद रखें कि इसका सोर्स क्या है, अंगुत्तर निकाय। बुद्धिस्ट एक ये स्क्रिप्ट है, अंगुत्तर निकाय, ठीक है? बौद्ध ग्रंथ इसको मान सकते हो, बौद्ध जो धर्म है उससे ये रिलेटेड है। तो अंगुत्तर निकाय में सर्वप्रथम 16 महाजनपद की बात कही गई थी, ठीक है? और अगर जैन धर्म की बात करें तो भगवती सूत्र में इसका एक उल्लेख देखा गया है, ठीक है? इसकी की फैक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर आयरन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था बड़े स्तर पर, ठीक है? क्योंकि अभी जब स्टार्टिंग जब उसकी हुई थी आपकी हड़प्पा सभ्यता की और उसके बाद जब वैदिक सभ्यता की हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता के लास्ट में जाके लोहे की खोज हुई थी और वैदिक कल्चर में लोहे का इस्तेमाल करना शुरू किया था। यहाँ पर क्या किया, उसको बहुत अच्छे से आपने उसपे मास्टर हासिल कर लिया था, ठीक है? तो आयरन टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज़ किया था, वेपन्स बनाए गए और जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती थी, वो स सारी चीज़ें बनाई गई। एग्रीकल्चर सरप्लस यहाँ पर मिला, ट्रेड यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ, अर्बनाइज़ेशन हुआ। सेकंड अर्बनाइज़ेशन बोला जाता है क्योंकि फर्स्ट जो अर्बनाइज़ेशन था या फर्स्ट अर्बन सिटी या अर्बन कल्चर बोले जाते हैं, वो हड़प्पा को बोला जाता है। ठीक है? तो ये एक इसका बैकग्राउंड है कि 16 जो हमारे 16 महाजनपद हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, कैसे ये बने। धीरे-धीरे जो लोग हैं, वो डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहे थे। पहले हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद हमारी आई वैदिक कल्चर के बाद धीरे-धीरे लोग एक छोटे-छोटे जन से बड़े-बड़े जनपद को बनाना शुरू किए थे। हमने पढ़ा हुआ है कि इससे पहले जब वैदिक कल्चर था या फिर हड़प्पा सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता में कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी, ठीक है? वही चीज़ वैदिक कल्चर में भी थी, कोई ऐसी आर्मी नहीं रखते थे। हाँ, छोटे-छोटे समूह रखते थे वो लोग क्योंकि वॉर होती थी, छोटी-मोटी वॉर होती थी, लेकिन एक एक स्मॉल स्केल पे
आर्मी होती थी, बहुत मेजर स्केल पे आर्मी नहीं होती थी, क्योंकि उतने बड़ी वहाँ पर वॉर का जो रीज़न था वो कुछ और था, ठीक है? लेकिन जब ये धीरे-धीरे जब छोटे-छोटे जन बड़े होने लग गए, तब उन्होंने अपनी एक टेरिटरी की रक्षा के लिए, अपने एक जो साम्राज्य है, उसकी रक्षा करने के लिए सोल्जर्स भी रखना शुरू किए, यानी कि एक बड़ी आर्मी रखना शुरू किए, ठीक है? तो अब धीरे-धीरे से वो डेवलपमेंट आगे बढ़ना शुरू हुई। यहाँ पर आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ महाजनपद। तो टाइप्स ऑफ महाजनपद में देखो कि यहाँ पे मोनार्की आना शुरू हो गई, यानी कि जो छोटे-छोटे वो राज्य थे, वो बड़े राज्य बने और जो उनका एक प्रधान हुआ करता था, वो राजा बनने लग गया, ठीक है? अब राजा बनने लग गया तो जहाँ पे राजा की बात आएगी, वो फिर मोनार्की स्टेट बन जाएगा, है ना? वो वहाँ पे मोनार्की आ जाएगी, ठीक है? और यहाँ पर क्या है ना, मैंने बता दिया यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होने लग गई। क्यों? क्योंकि राजा है तो राजा को अपनी सुरक्षा के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए ही चाहिए। ठीक, अब इसमें क्या था एग्ज़ाम्पल, या अभी हम लोग आगे भी देखेंगे कि एग्ज़ाम्पल है, कई सारे मगध हैं, कौशल है, वत्स है, अवंती है, ठीक है? रिपब्लिक्स था, गणतंत्र था, तो कई मतलब सारे जगह पे नहीं था, लेकिन कुछ जगहों पर गणतंत्र भी था। मेनली ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स थे गणतंत्र देखा गया है, ठीक है? वहाँ पर क्या था ओलिगार्ची थी, असेंबली रूल था, वहाँ पर कोई सिंगल हेरिडेटरी किंग नहीं था, ठीक है? ये व्रज में या फिर मल्ल में ऐसी जगहों पे देखा जाता था। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने महाजनपद के बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मगध। मगध की जो राजधानी है वो राजगृह या पाटलिपुत्र है। दोनों इसलिए बोली जाती है क्योंकि कुछ जो मगध के शासक थे उन्होंने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया और उसके बाद जो बाद के कुछ शासक आए उन्होंने राजधानी चेंज करके पाटलिपुत्र बनाया। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारी जो महाजनपद है वो कौशल है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। तो कौशल का एरिया ये हमारा यूपी का जो एरिया होता है वही हमारा श्रावस्ती के पास का जो एरिया आता है वो है। मगध का अगर मगध का बात करें तो बिहार का जो एरिया पड़ता है, बिहार झारखंड का के आसपास का जो एरिया है वो मगध में आता है। उसके बाद आते हैं वत्स। वत्स जो है वो कौशाम्बी इसकी राजधानी कौशाम्बी पड़ जाती है वत्स साम्राज्य की। और इसकी अगर लोकेशन की बात करें वत्स की, तो ये जो इलाहाबाद के इधर का जो इलाहाबाद के पश्चिम का जो एरिया है वो हमारा पूरा वत्स रीजन पड़ जाता है। ठीक है, अवंती अगला जो हमारा महाजनपद है वो अवंती है। अवंती की राजधानी उज्जैन पड़ जाती है, आपका मध्य प्रदेश में आ जाता है। उसके बाद पांचवा जो हमारा महाजनपद है वो वज्र है। वज्र की राजधानी वैशाली है। इसके बाद अगला जो महाजनपद है वो मल्ल है। मल्ल महाजनपद जिसकी राजधानी कुशीनगर है। इसके बाद सातवां काशी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। तो काशी का आप लोगों को मालूम ही है क्या है, कहाँ पे है इसकी लोकेशन। इसके बाद हमारा जो अगला महाजनपद है वो अंग महाजनपद था, उसकी राजधानी चंपा था। और उसके बाद चेदी। चेदी का की राजधानी सुक्तिमती। उसके बाद 10वां जो है वो कुरु। कुरु से ही हमारे जो कौरव और पांडव थे वो यहीं से थे। तो कुरु महाजनपद है और उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इसके बाद पांचाल। पांचाल की राजधानी अहिछत्र। उसके बाद मत्स्य। मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर थे। जब पांडवों को छिपने के लिए बोला गया था कि आपको कुछ समय के लिए आपको छिप के रहना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी छिपा के रहना पड़ेगा, तो वो यहीं विराटनगर में रुके थे। उसके बाद जो अगला है वो है हमारा सूरसेन। सूरसेन की राजधानी हमारी मथुरा हो जाती है। उसके बाद अश्मक। ये अशक लिखा हुआ है लेकिन ये अश्मक है। अश्मक जिसकी राजधानी पोटली या पाटली इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारी अगला जो महाजनपद है वो गांधार। गांधार की राजधानी हमारी तक्षशिला। और जो लास्ट महाजनपद है वो कंबोज है जिसकी राजधानी हमारी राजपुरा है। इसके बाद कुछ और बातें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट क्या रहे इन महाजनपदों का। तो राइज ऑफ पावरफुल एम्पायर, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे बड़े-बड़े एम्पायर डेवलप हुए। जो पहले छोटे-छोटे जन थे, यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े एम्पायर जैसे कि मगध। एक मगध साम्राज्य तो पूरा हमें एक हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है मगध साम्राज्य की, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वंश ने वहाँ पर राज किया था, बहुत सारे शासक आए और बहुत महान-महान शासक आए। जैसे मगध में आप अशोक को कभी भूल ही नहीं सकते हो, अशोक ने कैसे वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें की थी। तो एक बहुत बड़ा एम्पायर आया था, बहुत बड़े एम्परर भी आए थे।
इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेजेस, जो पहले सिक्के या ट्रेडिंग जिस तरह से चलती थी, जो बार्टर सिस्टम चलता था पहले के समय में, वो अब धीरे-धीरे चेंज होना शुरू हुआ। यहाँ पर सिक्के गढ़ने शुरू किए गए। ट्रेड नेटवर्क जो बाजार व्यवस्था है वो अपडेट हुई। उसके बाद ग्रोथ ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स, यानी कि जो अभी तक वैदिक कल्चर में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो इनका एक जो एक सामाजिक परिवेश बनाया हुआ था, वहाँ से हटकर जो ये धर्म, इन 4 धर्म को माना माना जाता था, उनसे हटकर यहाँ पर 2 2 धर्म यहाँ पर बड़े पॉपुलर हुए इस समय में। वो थे एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। तो ये दोनों धर्म बहुत तेज़ी से फैले, क्योंकि इनमें कोई बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ नहीं थी, बहुत सिंपल वे में, और लोगों के बीच में ये बहुत पॉपुलर होते थे। इसकी वजह से ये जो दोनों धर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ मिली। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। अभी तक क्या था, मशीनरी जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही लो लेवल का था, या कि ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हम एक छोटी-छोटी व्यवस्था में काम कर रहे थे, एक छोटे से ग्राम में, एक छोटे से ट्राइब में काम कर रहे थे। लेकिन अब हमें एक पूरा राष्ट्र सँभालना था, हमें एक पूरा साम्राज्य सँभालना था। तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाना था, एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन बनाना था। तो यहाँ पर इसकी भी डेवलपमेंट देखी गई कि फॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यहाँ पर देखी गई। इसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर में देखते हैं तो फोर्टिफाइड सिटीज़ बनाए गए। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आर्मी रखना शुरू कर दी। जो किंग थे, उन्होंने आर्मी रखना शुरू कर दी। अब आर्मी रखने के बाद उन्होंने और भी दिमाग लगाया कि वो अपनी जो लोकेशन है, जो अपने जो अपना जो साम्राज्य है, उसको सुरक्षित रखने के लिए वो फोर्टिफाइड भी करते थे। जो अपने शहर थे, उनको फोर्टिफाइड करते थे। फोर्टिफाइड का मतलब है किलेबंदी करना, यानी कि अपना जो जगह है, जो स्थान है, उसके चारों तरफ किलेबंदी कर दो। बड़े-बड़े दीवारें, बड़ी ऐसी दीवारें खड़ी कर दो कि बाहर की कोई भी अगर ताकत अगर अटैक करना चाहें तो वो उन दीवारों को पार ही ना कर पाएँ, है ना? इसके बाद स्टैंडिंग आर्मी, एक लार्ज आर्मी रखते थे, और रेवेन्यू सिस्टम अब आने लग गया। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप आर्मी रख रहे हो तो आर्मी को पैसा भी देना पड़ेगा। इसके साथ ही हमने आपको पहले ही बताया, सिक्के की ढलाई शुरू हो चुकी थी और बाजार व्यवस्था शुरू हो गई थी। तो एक प्रॉपर रेवेन्यू सिस्टम शुरू होने लग गया, टैक्सेशन शुरू होने लग गया। जब लोगों की सुरक्षा राजा करने लग गया, तो राजा लोगों से भी उसका सुरक्षा का मुआवजा लेने लग गया। रेवेन्यू सिस्टम, टैक्सेशन का मतलब यही है कि राजा अगर अपने लोगों के लिए कुछ कर रहा है, तो लोगों को, राजा को भी रेवेन्यू देना पड़ेगा, उनको टैक्सेशन देना पड़ेगा। क्या जैसे एक एग्जांपल के लिए आप मान सकते हैं कि सोल्जर की सैलरी देनी है, तो वो और सोल्जर किसके लिए? सोल्जर उनके लोगों की रक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि बाहर की ताकत अगर अटैक करेगी, तो सबसे पहले तो जो लोग हैं, जो जनता है, उन्हीं को तो मारेगी या उन्हीं को तो लूटेगी। तो उनको, उनसे बचाने के लिए राजा आर्मी रखता था, और आर्मी को सब कुछ प्रॉपर वे में व्यवस्थित करने के लिए टैक्सेशन सिस्टम शुरू किया गया था। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।